हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर हुआ हिमालय। परंतु यदि मैं दूसरे नंबर पर बात करूं तो आपका आंसर शायद हो सकता है लघु हिमालय या फिर शायद हो सकता है शिवालिक श्रेणी। कारण यह है कि हमने हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था वृहद हिमालय, एक था लघु हिमालय और एक था शिवालिक रेंज। परंतु याद रखिएगा, राइट आंसर इज पश्चिमी घाट पर्वत। यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत को यदि मैं पूरे शिवालिक रेंज से ज्यादा बड़ा, ज्यादा विशाल बताता हूं तो यह गलत नहीं होगा। अब यह किस प्रकार पॉसिबल है और क्या पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविकता में एक प्रायद्वीपीय कगार है या फिर एक माउंटेन है, इसका आंसर क्या है, इन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही क्या पूरे पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री नाम दे सकते हैं, जो कि दिया भी जाता है, तो यह गलत है। मैं आपको बता दूं, यह पूर्णतः सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य की भांति व्यवहार करेगा। कारण यह है कि हम पूरे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से नहीं जानते हैं। यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत का स्पेसिफिक एक प्लेस यानी कि स्पेसिफिक एक एरिया, जिसे हम उत्तरी पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, इसे सह्याद्री कॉल किया जाता है। तो ऐसे ही और कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एज वेल एज प्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना रिस्पांस देकर जरूर जाएं। जितना ज्यादा एंगेजमेंट रहेगा, मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं ये हर वीडियो में बात बोल रहा हूं ताकि आप मेरी बस इतनी हेल्प करें, इतना मोटिवेशन मुझे दें आप, ताकि और ऐसे ही कई नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है कि हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। यह है प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन। अब मैंने यहां पर एक छोटा सा मैप पहले से ड्रॉ कर रखा है ना, इसी को मैं कंप्लीट करूंगा आपके सामने। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन में पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में आपको देना चाहता हूं कि हम बोलते जरूर हैं वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पर्वत, परंतु याद रखिएगा कि वास्तविकता में कोई पर्वत है ही नहीं। पर्वत क्यों नहीं है? क्योंकि यह वास्तविकता में प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी कगार है। और व्हाट इज कगार? तो जिसको हम कॉर्नर बोलते हैं ना, किनारा, जिसमें मैंने आपको विंध्यन के बारे में भी बताया था और साथ में सतपुड़ा में भी ये बात मैंने कही थी कि ये दोनों ही प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे हैं। सेम थिंग कि ये भी प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी किनारा या फिर पश्चिमी कगार आप इसको नाम दे सकते हैं। अर्थात यहां पर इसका निर्माण हुआ कैसे है, तो आप याद रखें कि जब क्रिटेशियस काल में, मैंने आपको एक बात बताई थी हिमालय वाले रीजन में कि क्रिटेशियस काल में हमारा पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग होता है। और जब ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर, अर्थात कुछ ऐसी वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, आई थिंक आप याद कर पाएंगे अच्छे से। ये था हमारा अफ्रीका महाद्वीप, इसमें से हमारा एक छोटा सा भाग, ये है पूरा अफ्रीका महाद्वीप लाल सागर होते हुए। अब पूरा मुझे आई थिंक बनाने की आवश्यकता है नहीं, तो मैं पूरा यहां पर ड्रॉ करूंगा नहीं। अब इसी से टूटकर अलग हुआ हमारा पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। और जब ये प्रायद्वीपीय भारत इससे टूटकर अलग हुआ तो ये प्रवाहित हुआ एक्चुअल में उत्तर पूर्व दिशा में। और जब ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा था, और ये कालखंड कौन सा था, तो ये था कालखंड क्रिटेशियस काल का। और जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हुआ तो उस क्रम में इस पर 2-3 बलों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अब ये 2-3 बल कौन से थे, तो इन्हें कहा जाता है सागरीय बल। अब इन सागरीय बलों के परिणाम स्वरूप इन सागरीय बलों ने विभिन्न प्रकार से इसको क्षति भी पहुंचाई, है ना। इन सागरीय बलों ने इसे क्षति भी पहुंचाई। और इसी क्षति पहुंचाने के क्रम में यहां पर जो हम भाग देख रहे हैं कि आज हमको प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल रहा है। याद रखें कि यहां वाला भाग इससे भी अधिक चौड़ा था। और फिर यहां पर एक बल ने कार्य किया, और इस बल को क्या नाम दिया जाता है बेसिकली, तो इस बल को कॉल किया जाता है निज्जमनकारी बल। इस बल को कहा जाता है निज्जमनकारी बल। और निज्जमनकारी बल ने इस वाले भाग को तोड़ा और ये वाला भाग जलमग्न हो गया। और जब ये वाला भाग जलमग्न हो गया तो अब यदि मैं बोलूं कि आपको एक माउंटेन का फॉर्मेशन करना है, तो माउंटेन के फॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशन है कि या तो आप वहां पर 2 प्लेटों को आपस में कोलिजनेट कर दो, यानी कि आपस में ये टकराएंगी तो आपस में ये फोल्ड आ जाएगा, और नहीं तो एक भाग को गहरा कर दो।
है ना, किसी भी साइड से एक भाग को गहरा कर दिया जाए तो वहां से देखने पर एक माउंटेन का निर्माण आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहां बाजू में एक माउंटेन खड़ा हुआ है, एक पर्वत यहां पर स्थित है। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ कि यहां पर यह था हमारा पश्चिमी घाट पर्वत वाला एरिया। पश्चिमी घाट पर्वत में निज्जमनकारी बल लगा और निज्जमनकारी बल के परिणाम स्वरूप यह वाला भाग जलमग्न हो गया। तो इस वाले एरिया से देखने पर यह जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत था यह एक माउंटेन के रूप में दिख रहा है। परंतु याद रखिएगा, तो ऐसे जब जैसे जैसे ये प्रवाहित होता गया, अब जब ये यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया उससे पूर्व ही यहां पर निज्जमनकारी बल लगा और इस निज्जमनकारी बल के परिणाम स्वरूप जो पश्चिमी तटीय वाला क्षेत्र था यह जलमग्न हो गया। दैट इज वाई कि जब आप इस पश्चिमी घाट पर्वत को देखते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत में जो समुद्र है, जो समुद्री भाग है, यह समुद्री भाग आपको अधिक नजदीक दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान में आपने बंदरगाहों का विकास ज्यादा किया है। समुद्र नजदीक है तो समुद्र गहरा भी होगा, और समुद्र गहरा है तो जहाज, बड़े जहाज यहां पर निकट तक आ पाएंगे। इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, ये सभी आपको पश्चिमी घाट के आसपास दिखाई देते हैं। मुंबई हो जाए, कांडला हो जाए, ये जितने भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, बेंगलुरु है ना सबसे इंपॉर्टेंट, हम लॉयस का निर्यात करते हैं जापान को, है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं ये बेसिकली आपको कहां पर दिखाई देंगे, ये दिखाई देते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में, जो कि आता है पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में। ऐसा नहीं है कि पूर्व में नहीं है, परंतु ज्यादा नहीं है ना, और उतने ज्यादा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट सभी जगह पर होते हैं, परंतु यहां पर मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस पश्चिमी घाट पर्वत को देखें तो इसीलिए शायद मैंने इसको बोला कि ये प्रायद्वीपीय भारत का ये किनारा है, अर्थात ये पश्चिमी कगार इसको नाम दिया जाता है। ये एक बात। जब आप पश्चिमी घाट पर्वत को देखेंगे तो याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई, इसकी सर्वोच्च चोटी, पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी आप पाएंगे है अनाईमुदी चोटी। और ये अनाईमुदी चोटी कहां पर स्थित है? तो बेसिकली ये है अन्नामलाई एरिया में, अर्थात अन्नामलाई श्रृंखला पर। ये है अनाई, और इसकी लोकेशन कहां आती है? तो बेसिकली ये अन्नामलाई चोटी आपको दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगी। ये भी कहां पर? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले एरिया में। मैं तीनों के नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अर्थात इनके कोड लिख रहा हूं। एक है कर्नाटका वाला एरिया, एक आता है केरला वाला एरिया, और एक है तमिलनाडु वाला एरिया। इन तीनों की बॉर्डर पर आपको ये चोटी स्थित देखने के लिए मिलेगी, अर्थात यहां पर अन्नामलाई श्रृंखला को बस आप याद रख लें। इसका क्या अर्थ है कि जब आप देखेंगे तो इसकी हाईएस्ट पीक्स और साथ में इसकी दूसरी हाईएस्ट पीक कही जाती है क्या? डोडा बेटा। ये भी दक्षिण भारत में दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप प्रायद्वीपीय भारत में इस पश्चिमी घाट पर्वत में नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई दक्षिण में ज्यादा है। हाइट या फिर ऊंचाई की मैं बात करूं तो ये ज्यादा है, प्लस है। और साथ में यदि मैं इसकी चौड़ाई की बात कर लेता हूं तो इसकी चौड़ाई भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, दोनों ही। अब इसी कारण से जब मैं इसको पूरे मैप को आपको समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या कारण है कि नीलगिरी वाला क्षेत्र आपको तीनों राज्यों में अवस्थित देखने के लिए मिलता है, अर्थात कर्नाटक में भी आता है, कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु में भी स्थित आता है, और साथ में केरला में भी यह आपको स्थित दिखाई देता है। तो यह है पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी पीडीएफ आपको ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप यहां ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, और यदि ज्वाइन ना होना तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एटलीस्ट, ये आपके भले के लिए। चलिए अब यदि मैं यहां पर आता हूं तो सबसे पहले मैं पश्चिमी घाट पर्वत को समझाना स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या फैक्ट निकल कर आते हैं, और ये पूरा का पूरा मैप एज इट इज जैसा मैं बना रहा हूं वैसा का वैसा आपको बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं दो व्यू की यहां पर बात करूंगा। एक होता है सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को ऊपर से देख रहे हैं। एक होता है फ्रंट व्यू और एक होता है साइड व्यू। अब यदि मैं यहां पर देखूं तो एक्चुअल में ये कौन सा व्यू है?
यह सैटेलाइट व्यू, यानी कि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। दैट इज वाई मैंने ऐसा इसको बनाया है। साइड व्यू का मतलब अभी भी जब मैं साइड व्यू इसको बनाऊंगा तो साइड व्यू में आपको बता दूंगा। चलिए यदि मैं यहां पर बनाना स्टार्ट करूं, ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, तो हम बेसिकली इस पूरे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि यदि मैं पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार समझाने का प्रयास करूं तो एक्चुअल में इसका विस्तार आपको कुल मिलाकर 6 राज्यों में देखने के लिए मिलेगा, जो कि अर्ध सत्य की भांति व्यवहार करता है। और यह अर्ध सत्य की भांति व्यवहार क्यों करता है, तो यहां पर मैं लिखता हूं विस्तार। अब मैपिंग के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा रुकिएगा। तो विस्तार में अब यदि आपके पास एटलस रखा हो तो आप देखिएगा कि यहां पर आपको कौन कौन से स्टेट देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां सबसे ऊपर मिलता है हमें गुजरात वाला एरिया। गुजरात के पश्चात हमें देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र वाला एरिया। महाराष्ट्र के पश्चात यहां पर आता है गोवा, और गोवा के पश्चात नीचे की ओर हमें दिखाई देता है कर्नाटक। कर्नाटका के पश्चात यहां दिखाई देता है केरला, और केरला के पश्चात हमें दिखाई देता है तमिलनाडु। अर्थात यहां पर भारत का जो वी शेप है, इस वी शेप के कारण ये केरला में भी है और तमिलनाडु में भी है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या बस इतने में ही है, तो आंसर इज नो। इसके अलावा कुछ और भी हैं, क्योंकि भारत में राज्य भी हैं और साथ में यूनियन टेरिटरी भी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो जरा ध्यान से आप देखिएगा कि यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश और केरला में आपको एक केंद्र शासित प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं, नहीं तो नीलगिरी के साथ ये मिल जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूं एक्चुअल में ब्लू कलर का। तो देखिएगा यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा दादर नगर हवेली और दमन दीव। इस एरिया में आपको मिलेगा पुडुचेरी। तो यहां पर यदि मैं विस्तार की बात करूं तो याद रखिएगा विस्तार में 2 चीजें और आवश्यक रूप से आएंगी। एक आएगी हमारी दादर नगर हवेली और दमन दीव, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दादर नगर हवेली और दमन दीव। और एक और हमारी प्लेस निकल के आती है, ये हमारी पुडुचेरी वाला एरिया। और पुडुचेरी में शायद आपको याद हो कि इसके 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला आता है। तो पुडुचेरी का कौन सा जिला जो कि केरला में स्थित है, यह है हमारा माहे। क्लियर है? तो यहां पर माहे और साथ में ये दादर नगर हवेली दमन दीव में भी ये विस्तृत दिखाई देता है। पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग थे, फिर बाद में इनको एक कर दिया गया, तो अब हम एक ही इसको कॉल करते हैं। यदि इस एरिया में हम देखें तो यहां पर अलग अलग राज्यों में इसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र वाले एरिया तक, है ना, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र वाले एरिया तक। अब यहां पर है एक्चुअल में गोवा, है ना, यहां पर है गोवा। 1 मिनट इसको मैं नीचे कर देता हूं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इस वाले एरिया में आपको अकर होता हुआ मिलेगा गोवा। अब यहां तक वाले क्षेत्र को बेसिकली कॉल किया जाता है उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत, या फिर इसी को आप नाम देते हैं क्या, इसे ही एक्चुअल में कहा जाता है सह्याद्री। यह है हमारा वास्तविक सह्याद्री। और फिर इसके नीचे वाला एरिया अर्थात जो कि गोवा और कर्नाटका वाले क्षेत्र में आता है, इसे कहा जाता है एक्चुअल में, इसे कहा जाता है मध्य पश्चिमी घाट पर्वत, या फिर इसे ही कहा जाता है बाबा बूदन की पहाड़ियां। इसको कॉल किया जाता है बच्चों बाबा बूदन हिल। अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। बाबा बूदन हिल या फिर बाबा बूदन की पहाड़ी एक कर्नाटका और साथ में गोवा वाले राज्य में देखने के लिए मिलेगी। इसके नीचे वाला क्षेत्र अर्थात दैट इज ये वाला पार्ट, इसको कॉल किया जाता है नीलगिरी। ये है हमारा नीलगिरी वाला एरिया। और नीलगिरी से नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। एक सेकेंड, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये रफ हुआ। अब इसी के आगे वाला पोर्शन यहां पर मैं लिखता हूं कि यह है हमारा नीलगिरी वाला क्षेत्र। और इसके नीचे से फिर आपको देखने के लिए मिलेगा एक्चुअल में सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसा है, तो जरा ध्यान रखें कि यहां पर ऊपर आपको एक पहाड़ी, एक सेकेंड, यहां ऊपर आपको एक पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी। अरे यार, यहां ऊपर आपको एक पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी। और कौन सी है ये, तो ये है बेसिकली अन्नामलाई पहाड़ी। जब आप नीचे आएंगे तो फिर आपको दूसरी पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कार्डमम पहाड़ी केरला में। और यहां पर आपको एक अन्य पहाड़ी देखने के लिए मिलती है, दैट इज इसे कहा जाता है पालनी पहाड़ी। अब इन्हीं को संयुक्त रूप से कहा जाता है
सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, इन्हीं को संयुक्त रूप से आप नाम देते हैं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम इन्हीं को खत्म करते हैं क्योंकि ये उतनी बड़ी नहीं है ना। तो यहां पर ये है हमारी अन्नामलाई पहाड़ी, और ये जो अन्नामलाई पहाड़ी है इसी चोटी पर बेसिकली आपको भारत की यहां पर आपको पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला दैट इज अगस्त्यमलाई देखने के लिए आपको मिलेगी। एटलस में जाकर इसको मार्क कर लीजिएगा। तो ये है हमारी अन्नामलाई चोटी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी, इसी के नीचे आपको देखने के लिए मिलती है कार्डमम पहाड़ी, और कार्डमम का शायद आप मतलब जानते होंगे, इसी को हम केरला में नाम देते हैं इलायची, और इसीलिए आपको इलायची पहाड़ी या फिर इलामलय पहाड़ी के नाम से भी इसे संबोधित करते हुए मिलते हैं। ठीक, यहां के स्थानीय लोग इसे इलायची पहाड़ी या फिर इसी को संबोधित करते हैं इलामलय पहाड़ी के रूप में। और इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलती है बेसिकली ये है हमारी पालनी पहाड़ियां। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप देखेंगे इस पूरे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स को, तो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के इस ओर अर्थात इस पालनी पहाड़ी वाले एरिया में आपको दिखाई देता है बेसिकली वृष्टि छाया प्रदेश। अब ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, तो 2 मिनट आप रुकें, मैं आपको बताता हूं, है ना, 2 मिनट। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में भी बताऊंगा कि किस प्रकार पश्चिमी घाट पर्वत एक वृष्टि छाया प्रदेश की भांति व्यवहार करता है। और इसी के कारण आप पाएंगे कि पुणे वाले एरिया में कम वर्षा होती है कंपैरेटिवली, यहां मुंबई में बाढ़ आ जाती है और पीने का पानी का मुंबई में हाहाकार मच जाता है जब भी यहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी आपको घटित होती हुई देखने के लिए मिलेगी। चलो भाई, अब इसको मैं सेट कर देता हूं। चलिए देखना अब कि यह पूरा पूरा पश्चिमी घाट पर्वत। अब इस पश्चिमी घाट पर्वत में एक एक बात में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये एक रफली मैप है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड से इसको डिटेलिंग करता हूं और एक एक डिटेल बात मैं लिखना चालू करता हूं। इससे पहले आप कुछ और बातें जान लीजिए, जैसे कि जब आप पश्चिमी घाट पर्वत का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको यह बात याद रखनी है। सबसे पहले एक सेकेंड, इसमें आपको यह बात याद रखनी है कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो पश्चिमी ढाल है यह अधिक प्रवण है, और इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। पश्चिमी ढाल यहां प्रवणता अधिक है, और जब आप पूर्वी भाग में आते हैं तो पूर्वी भाग की प्रवणता कम है। इसका अर्थ क्या है, तो इसको मैप के थ्रू समझना प्रारंभ करते हैं। पूर्वी प्रवणता इसकी मंद है, यानी कि यहां पर मैं ढाल की बात कर रहा हूं। दैट इज आपको कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है पश्चिमी घाट पर्वत। यदि मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो यह है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, जब आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ऐसे हमको देखने के लिए मिलेगा। अब ये दूसरा वाला एरिया कौन सा है, तो बेसिकली ये दूसरा पार्ट आता है हमारा, यह है पूर्वी घाट पर्वत और यह है पश्चिमी घाट पर्वत। इसमें इस वाले भाग को यदि आप देखें तो यह है इसका पश्चिमी ढाल, है ना, ये आता है इसका पश्चिमी ढाल वेस्टर्न पार्ट, और नीचे आपको देखने के लिए मिलता है क्या, ईस्टर्न, इस साइड दूसरी ओर यह है हमारा ईस्टर्न ढाल, ठीक है, या फिर पूर्वी ढाल। और जब आप इन्हीं दोनों का अध्ययन करते हैं तो ये अधिक ऊंचा दिखाई दे रहा है, अर्थात यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर खड़े हुए व्यक्ति को ये ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो ये तीव्र प्रवण हुआ, और यहां पर खड़े हुए व्यक्ति को ये कम ऊंचा देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ये मंद प्रवण हुआ। इसका मेन कारण क्या है कि यहां पर समुद्री भाग है और यहां पर पठारी भाग है। पठारी भाग से खड़े होकर जब किसी माउंटेन को देखा जाता है तो उसकी कंपैरेटिवली हाइट आपको कम देखने के लिए मिलती है, दैट इज क्लियर। और यदि यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली इसी एरिया में, है ना, इस एरिया में ही विकास होता है वृष्टि छाया प्रदेशों का। अब ये वृष्टि छाया प्रदेश होते क्या हैं, तो याद रखिएगा कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये वास्तविकता में साउथ वेस्ट मानसून के, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जिसके कारण संपूर्ण भारत में वर्षा देखने के लिए मिलती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के या फिर साउथ वेस्ट मानसून के ही समानांतर हो जाता है। अरे यार, भारत में जिस मानसून के कारण वर्षा होती है दैट इज दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून आकर सबसे पहले टकराता है किससे, पश्चिमी घाट
पर्वत से टकराता है और साथ में सर्वाधिक वर्षा कराता है इसके वेस्टर्न पार्ट पर, यानी कि इसके वेस्ट में आपको सर्वाधिक वर्षा कराता हुआ देखने के लिए मिलेगा ये मानसून। और फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है तो आगे बढ़ने के कारण फिर इसमें आर्द्रता की मात्रा कम होने लगती है। दैट इज कि आप पाएंगे कि अब धीरे धीरे वर्षा का परसेंटेज कम होने लगा है। तो अब यहां से आता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून, और ये साउथ वेस्ट मानसून एक्चुअल में टकराता है किससे, यहां से आता है और ये टकराता है इस पश्चिमी घाट पर्वत से, और टकरा कर यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन, यहां पर वर्षा, पूरे एरिया में बहुत ज्यादा वर्षा, और ये वर्षा लगभग होती है 200 से 250 सेंटीमीटर, यानी कि ये छोटी मोटी नहीं है, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। परंतु जैसे ही इस भाग को क्रॉस करके ये बादल इस ओर पहुंचते हैं तो इनमें आर्द्रता की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो जाती है, और जब ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो जाती है तो यहां पर स्थित पुणे वगैरह क्षेत्र, जिनमें मेनली आता है पुणे, इंपॉर्टेंट सिटी है ये, है ना, तो यहां पर बिल्कुल भी कंपैरेटिवली बहुत कम वर्षा हो पाती है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो पाती, परंतु कंपैरेटिवली कम वर्षा हो पाती है। दैट इज वाई कि इस भाग के कंपैरिजन में यहां कम वर्षा हो रही है, और इसीलिए इस भाग को क्या नाम दिया जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का ऐसे नाम दिया जाता है। और सेम प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है इन पहाड़ियों पर भी, और इसीलिए मैंने यहां पर भी क्या नाम दिया था इसको, वृष्टि छाया प्रदेश का। अब एक सेकेंड, अब हम यहां पर अध्ययन करना चालू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, किसका, इस पूरे पश्चिमी घाट पर्वत में जितने भी भाग हमने देखे उन एक एक भाग का। याद रखें वीडियो लंबी होने वाली है, तो इसमें आप पेशेंस बनाकर रखिएगा। इस वीडियो को, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं बहुत आराम से कवर करा रहा हूं, ये इसलिए ताकि आपको एक ही बार वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़े और एक ही बार में सब कुछ याद हो जाए। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां पर मैं फिर से एक मैप ड्रॉ करता हूं। दैट इज, यहां पर आप देखेंगे तो ये कच्छ का रण वाला भाग, यहां पर नीचे की ओर आएंगे तो ये है गुजरात वाला भाग, इसी में गिरनार पहाड़ियां, बारदा पहाड़ी, मानदाव पहाड़ियां, और फिर जब आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो ये हमारा भारत वाला पोर्शन पूरा का पूरा। अब यदि यहां पर आप देखेंगे तो इस एरिया में बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है क्या, वेस्टर्न घाट माउंटेन। अब इस वेस्टर्न घाट माउंटेन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे उत्तर में आप जाओगे तो मैंने बताया कि ताप्ती मुहाने से ये प्रारंभ हो रहा है और नीचे तक ये जा रहा है कहां पर, कन्याकुमारी के केप केमोरिन तक। उससे पूर्व आप पाओगे कि यहां पर इस मध्य वाले भाग में आपको दिखाई दे रहा है एक सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स वाला क्षेत्र, और इसको आप क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, बेसिकली इस एरिया को नाम दिया जा रहा है, नीलगिरी क्षेत्र। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और इसको मैं ऊपर से पैक कर देता हूं, और जो भी बातें इंपॉर्टेंट होंगी मैं अब इस बोर्ड में लिखते जाऊंगा और आप इसको मार्क करते जाइएगा। क्लियर? तो देखना यहां पर, एक सेकेंड, सबसे पहले यदि हम देखें तो यहां से एक नदी निकलती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मुल्ताई पहाड़ियों से, और ये मुल्ताई पहाड़ियों से निकलने वाली नदी अपना मुहाना बनाती है इस खंबात की खाड़ी सागर में। तो यहां से एक नदी निकल रही है जिसको हमने नाम दिया है ताप्ती नदी, और ये खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है। सेम थिंग खंबात की खाड़ी में ये इस प्रकार से, यहां से ये ताप्ती नदी निकल रही है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है। दैट इज, फिर इसके बाद अमरकंटक पहाड़ी से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है ना, और ये अपना मुहाना बना रही है खंबात की खाड़ी में। ये बातें हो चुकी हैं प्रीवियस वीडियो में। यहीं पर आपको अन्य नदियां भी देखने के लिए मिलेंगी, साबरमती, माही, ये सभी नदियां खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही हैं। और ये प्रारंभ हो रहा है बेसिकली कहां से, ये प्रारंभ हो रहा है पश्चिमी घाट पर्वत, बेसिकली तापी नदी मुहाने से, और ये है हमारी तापी रिवर, इसी को कहा जाता है ताप्ती नदी। तो ये दोनों ही सही हैं। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर मैंने आपको बताया कि उत्तरी भाग, यानी कि जो उत्तरी सह्याद्री है, इसे बेसिकली हम कॉल करते हैं, इसे कहा जाता है सह्याद्री उत्तर पश्चिमी, ये जो बेसिकली उत्तर पश्चिमी घाट पर्वत है, उत्तर पश्चिमी मतलब कि उत्तर की ओर वाला पश्चिमी घाट पर्वत। अब यहां पर इसी को हमने क्या नाम दिया था, सह्याद्री का नाम दिया था। जरा इस सह्याद्री के बारे में हम जानना प्रारंभ करते हैं। यह हमारा और यदि इस सह्याद्री की बात करें तो याद रखिएगा इसका विस्तार, सबसे पहले इसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो याद रखो कि इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग एक केंद्र शासित प्रदेश, और साथ में यहां पर मैं लिखता हूं, है ना, कि इस सह्याद्री का विस्तार 2 राज्य आएंगे, और ये 2 राज्य कौन से हैं,
तो बेसिकली एक आता है हमारा गुजरात, जी हाँ गुजरात में भी ये आएगा, और एक आता है बेसिकली महाराष्ट्र, और एक आता है यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी में, और ये आती है हमारी दादर नगर हवेली, शॉर्ट में दादर नगर हवेली और दमन दीव, है ना, ये आते हैं हमारे विस्तार वाले रीजन। अब यदि इसकी सर्वोच्च चोटी की हम बात करते हैं तो सर्वोच्च चोटी आप देखिएगा आपको देखने के लिए मिलेगी कुछ इस वाले एरिया में, और इसे कहा जाता है बेसिकली ये हमारी कलसूबाई चोटी, है ना। अब मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि मैं यहां पर और भी कुछ चीजें लिख पाऊं। ये हमारी कलसूबाई चोटी, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसमें के बस डिकोड कर देता हूं। ये कलसूबाई। जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर आपको एक अन्य चोटी देखने के लिए मिलेगी, दैट इज सालहेर, और जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको नीचे एक और चोटी देखने के लिए मिलेगी, दैट इज महाबलेश्वर। चलिए जानना शुरू करते हैं इन तीनों के बारे में दो दो लाइन, कि यहां पर मैं लिख देता हूं यह है सालहेर, यह है कलसूबाई और यह है हमारी महाबलेश्वर। क्लियर है? तो यहां पर आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर किस किस के समीप हैं, कौन कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जरा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। महाबलेश्वर ऑल्सो अ हिल स्टेशन। क्लियर? तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले एक नाम आता है जिसका नाम है सालहेर। जब आप एटलस में देखेंगे तो एटलस में आपको इसकी हाइट मिलती है लगभग 1567 मीटर, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट है लगभग 1567 मीटर। लोकेटेड कहां पर है, तो जब आप पश्चिमी घाट पर्वत में महाराष्ट्र वाले रीजन को देखेंगे तो देखना उत्तरी भाग में एक स्थान मिलेगा नंदुरबार, एक स्थान मिलता है नंदुरबार, और इसी नंदुरबार के समीप फिजिकल वाले मैप में आपको देखने के लिए मिलेगी यह सालहेर चोटी, जिसकी ऊंचाई या फिर जिसकी हाइट निकल के आती है लगभग 1567 मीटर, 1567 मीटर इसकी ये हाइट है। क्लियर? और इसी का पुराना नाम, इसी का पुराना नाम, और इसी का पुराना नाम माना जाता है गवलगढ़। अब आपने गवलगढ़ नाम आई थिंक बहुत बार सुना होगा, बस ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसी का पुराना नाम था गवलगढ़, और फिर बाद में इसी को हम क्या कॉल करने लगे, इसी को संबोधित किया जाने लगा बेसिकली सालहेर चोटी। आती है नंदुरबार जिले के आसपास, इसको जाकर आप मार्क कर लीजिएगा। मैं यहां पर भी बना देता हूं कि यह है सालहेर, और यहां कहीं पर आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलता है नंदुरबार। क्लियर? दैट इज नंदुरबार। अब इसी के नीचे आपको मिलती है कलसूबाई चोटी। चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी कलसूबाई, यानी कि बी है अब कलसूबाई चोटी, और इसी को माना जाता है पूरे पश्चिमी घाट पूरे के पूरे सह्याद्री, अर्थात वह सह्याद्री जो कि बेसिकली स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में, उसकी हाईएस्ट पीक है। और याद रखिएगा कि आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको पूछा जाएगा कि बताइए एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र किसको कॉल किया जाता है, तो बिना चिंता किए आपको यह मार्क कर देना है कि भाई एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इसी कलसूबाई को कहा जाता है। क्लियर? और इसकी हाइट लगभग निकल के आती है 1646 मीटर, यानी कि ये ऊंची है 1646 मीटर। क्लियर? और पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई क्या है भाई, तो ये उत्तर से दक्षिण में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब यदि आप यहां पर देखोगे तो एक्चुअल में ये कलसूबाई चोटी लोकेटेड कहां है, तो आप पाएंगे कि महाराष्ट्र वाले रीजन में, जहां पर ये कलसूबाई रेंज आपको दिखाई दे रही है, कलसूबाई हिल आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, और इस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है कलसूबाई हरिश्चंद्र गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी यह एक चोटी जिसका नाम है कलसूबाई। इसके पश्चात याद रखें कि कई बार यह भी पूछा जाता है इसके हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कि बताओ कलसूबाई चोटी का नाम किसी इंसान के नाम पर नहीं लग रहा क्या, तो बिल्कुल याद रखना यहां पर 3 सिस्टर्स थी, है ना, इस एरिया में 3 सिस्टर फेमस थी, और ये 3 सिस्टर कौन थी, तो एक का नाम था कलसूबाई, ये सही बात है ये, है ना, तो एक है ये कलसूबाई,
एक का नाम था रत्नाबाई, रत्नाबाई, और एक का नाम था कटराबाई, रत्नाबाई, और एक थी हमारी कटराबाई। और इनमें से कलसूबाई के नाम पर कलसूबाई चोटी का नाम रखा गया है। रत्नाबाई के नाम पर एक और चोटी है यहां पर जो उतनी खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु कलसूबाई हाईएस्ट है, दैट इज वाई इसको हमको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। क्लियर है? और इसी कलसूबाई चोटी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर, ना क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर नोट करके आप एक बात लिखिएगा, कलसूबाई चोटी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर यहां एक बांध का निर्माण किया गया है। और ये कौन सा है बांध? तो इसको कहा जाता है भंडारदरा बांध, भंडारदरा बांध। और इस भंडारदरा बांध में बेसिकली प्रवरा नदी का जल रोककर यहां एक जलाशय का भी निर्माण किया गया है, या फिर मैं यूं बोलूं कि एक झील का भी निर्माण किया गया है। और यह झील कौन सी है? तो इसी झील को हम नाम देते हैं आर्थर झील। यहां पर प्रवरा बांध में किस नदी का जल रोका गया है? सॉरी, भंडारदरा बांध में प्रवरा नदी का जल रोककर आर्थर झील का निर्माण किया गया है। अब इसके बाद आती है अंतिम, और ये अंतिम चोटी कौन सी है? तो इसके बाद हमने महाराष्ट्र के सह्याद्री में पढ़ी थी बेसिकली महाबलेश्वर चोटी। नेक्स्ट आती है हमारी महाबलेश्वर चोटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भाई ये महाबलेश्वर चोटी को जब भी आप पढ़ें तो याद रखें कि ये एक हिल स्टेशन भी है, अर्थात ये एक हिल स्टेशन भी नजर आएगा आपको। यहां पर एक और है हिल स्टेशन जिसको बेसिकली कॉल किया जाता है मंडेर। अब ये क्यों फेमस है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, परंतु इसके बारे में याद रखें मार्थर, है ना। तो यहां पर आता है एक हिल स्टेशन। अब ये हिल स्टेशन के बारे में यदि हम बात करें तो वास्तविकता में क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये एक ठंडा स्थान है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम यहीं से होता है, जो कि आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र भी ये माना जाता है। क्लियर है? और यहां पर यह बात होती है समाप्त इस सह्याद्री के बारे में। एक और बात इंपॉर्टेंट ये याद रख सकते हैं हम कि इसी सह्याद्री के समीप आपको कुछ दर्रे स्थित देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि इसी सह्याद्री के अंतर्गत कुछ दर्रे या फिर कुछ पासेस भी स्थित हैं। और ये पासेस होते क्या है एक्चुअल में? तो कुछ नहीं है, किसी भी पर्वत या फिर किसी भी माउंटेन को पार करने का एक जो सुगम मार्ग होता है उसे कॉल किया जाता है पासेस, या फिर इसी को कहा जाता है दर्रा। पासेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पास है ना, यहां पर दर्रों की बात कर रहा हूं। और यदि दर्रों की बात की जाए तो यहां दो दर्रे बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा थाल घाट, यानी कि यहां पर यदि मैं ड्रॉ करता हूं, यदि ये है सह्याद्री तो यहां पर आपको दो दर्रे स्थित देखने के लिए मिलेंगे। एक है थाल घाट और एक हमें मिलता है भोर घाट दर्रा। अब जरा याद रखिएगा, एटलस यदि आपने सामने रखा हो तो लोकेशन आप मेरी जो मैं बता रहा हूं उसको जरा मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला एरिया कहलाता है हमारा थाल घाट वाला एरिया, और ये एरिया कहलाता है भोर घाट वाला। तो यहां पर ये है थाल घाट, इसको कहां पर लोकेट करूं मैं, थोड़ा और नीचे कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी हो मुझे। यह है थाल घाट, और इसी को कई बार आप पाएंगे कि कसारा दर्रा भी नाम दिया जाता है। तो थाल घाट पूछा जाए या फिर कसारा दर्रा पूछा जाए, दोनों ही एक हैं। और नीचे आपको दिखाई देता है दैट इज भोर घाट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहां पर तीन सिटीज को आपको याद रखना है। एक है मुंबई, ये है मुंबई मान लेते हैं। मुंबई से यहां पर है नासिक, और इस एरिया में बेसिकली आपको दिखाई देगा छायावृष्टि क्षेत्र दैट इज पुणे, है ना। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, यह है मुंबई, यह है नासिक, और यह है हमारा पुणे। अब यहां पर जब आप इस एरिया से अर्थात मुंबई से नासिक जाते हैं तो मुंबई से नासिक जाने के लिए आपको गुजरना होगा कहां से? इस थालघाट दर्रे से या फिर कसारा दर्रे से। और मुंबई से पुणे जाने के लिए आपको गुजरना होगा इस भोरघाट दर्रे से। तो याद रखिएगा कि ऐसे आप लोकेशन याद कर सकते हैं इसी मैप के
थ्रू बी। तो मुंबई से नासिक जाने के लिए थाल घाट और मुंबई से पुणे जाने के लिए बेसिकली भोर घाट दर्रे का यूज किया जाता है। ये सह्याद्री में स्थित है। अब जब आप यदि मान लीजिए आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट पर्वत के दर्रे बताइए, तो आप डायरेक्टली वहां पर सभी दर्रे एक साथ लिख देंगे। तो मैं यहां पर एक एक का दर्रा एक साथ बताते जा रहा हूं, ठीक है, कि भाई सह्याद्री का दर्रा कौन सा है, सह्याद्री के साथ यहां पर फिर केरला में कौन से दर्रे आते हैं, जैसे सेनगोट्टा आता है ना। तो ऐसे कौन कौन से दर्रे हैं, भोर घाट भी वहीं पर आता है। तो कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट है मैं स्पेसिफिक प्लेस में आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब जब आप नेक्स्ट प्लेस पर गौर करते हैं तो यह है हमारी अब नेक्स्ट प्लेस, जिसे कॉल किया जाता है बेसिकली बाबा बुदन हिल या फिर बाबा बुदन की पहाड़ियां। ठीक है, ये आती है हमारी बाबा बुदन की पहाड़ी और इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। जैसे लाइक यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस तो आती है मैंगलोर, बेंगलोर नहीं मैंगलोर, है ना। बेंगलोर यहां कहीं पर आपको नजर आएगा, ये है बेंगलोर। ये मैं बात कर रहा हूं मैंगलोर की, क्योंकि ये जो मैंगलोर है बेसिकली ये एक बंदरगाह है ना, यानी कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैंगलोर बंदरगाह की। ये आपको दिखाई देता है केरला और कर्नाटका की सीमा पर आता है ये एक्चुअल में कर्नाटका वाले एरिया में। ठीक है, अब ये खासा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखें कि ये पूरा का पूरा कर्नाटक वाला एरिया कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यानी कि यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं और इसको मैं लिखना चालू करता हूं आगे की ओर। तो ये हमारी बाबा बुदन हिल या फिर इसी को कई स्थानों पर आप नाम देते हैं बाबा बुदन पहाड़ी, या इसी को कई स्थानों पर नाम दिया जाता है बेसिकली कई स्थानों पर आप इसको मध्य पश्चिमी घाट पर्वत। क्लियर, तो इसके बारे में हम जानना शुरू कर देते हैं। देखिए अब यदि नेक्स्ट पर हम आते हैं तो यहां पर आपको यह जानना है बाबा बुदन पहाड़ी के बारे में। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि ये बाबा बुदन की पहाड़ियां मेनली 2 चीजों के लिए फेमस हैं, जिनमें से एक है कि ये कॉफी उत्पादन के लिए काफी फेमस है, कॉफी उत्पादन के लिए। अब याद रखें कि इस बाबा बुदन हिल का नाम ही किसके नाम पर पड़ा है, तो एक्चुअल में इथोपिया यानी कि जो अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पोर्शन आता है, इस इथोपिया से एक कहे जाते हैं कि बाबा आए थे और वो भारत में कॉफी लेकर आए थे। क्लियर, और उन्होंने कॉफी का उत्पादन सबसे पहले कर्नाटका वाले स्थान पर किया था। दैट इज वाई इन पहाड़ियों का नाम ही बाबा बुदन पहाड़ी रख दिया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा भी आप पाएंगे कि ये पूरी बाबा बुदन हिल एक और चीज के लिए काफी फेमस है, बेसिकली कर्नाटक ही पूरा उसके लिए फेमस है। और ये कौन सी चट्टानें हैं, तो ये आती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी क्या, तो इन सभी चट्टानों के ऊपर यानी कि यदि आप मोटे मोटे आधार पर देखेंगे तो भारत में लगभग 6 से 7 प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। और इन 6 से 7 प्रकार की चट्टानों में बेसिकली 8 हैं, परंतु 6 से 7 प्रकार की चट्टानों में आपको अलग अलग प्रकार के धात्विक खनिज देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो अलग अलग प्रकार के धात्विक खनिज मिल रहे हैं, इनके अलग अलग गुण भी होंगे। तो यहां पर यदि हम बेसिकली देखें कि यहां पर कौन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इनका नाम आता है ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें। और याद रखें कि जो चट्टान जितनी ज्यादा पुरानी, उसमें पाए जाने वाले मिनरल उतने ज्यादा भारी। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है लॉ अयस्क, अर्थात ये कर्नाटक वाला क्षेत्र अपने लॉ अयस्क के भंडार हेतु भी जाना जाता है। लॉ अयस्क भंडार हेतु भी ये प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा कि भारत में यदि देखा जाए तो ये कर्नाटक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस लॉ अयस्क के उत्पादन के लिए, है ना। यदि वर्तमान में हम देखें तो उड़ीसा का नाम ज्यादा चल रहा है, परंतु यहां कर्नाटक भी पीछे नहीं है। और कर्नाटक का एक फेमस प्लेस है और इस प्लेस को नाम दिया जाता है कुद्रेमुख। आपको एटलस में नजर आएगा ना, कुद्रेमुख। और ये कुद्रेमुख बेसिकली फेमस है अपनी सर्वोच्च कोटि के आयरन ओर के लिए, अर्थात दैट इज अपने लौह अयस्क के लिए। तो कुद्रेमुख है, ये सर्वोच्च कोटि के आयरन ओर के लिए जाना जाता है, सर्वोच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट ये है यहां पर कि आप जान लीजिए कि यहां कई प्रकार का जो लौह अयस्क है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्माइट, है ना। तो ये कई प्रकार का होता है, इनमें से सर्वोच्च कोटि के लॉ अयस्क के लिए जाना जाता है ये पूरा का पूरा एरिया। इसको मैं खनिज वाले चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा, अन्यथा वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब
जब ये लॉ एस्क यहां पर मौजूद है तो इस लॉ एस्क का प्रयोग क्या करता होगा, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज्यादा तो इसी लॉ एस्क का प्रयोग किया जाता है। अब याद रखें कि यहीं से आपको समझना होगा इसका जियोपॉलिटिकल एंगल, यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको समझने का प्रयास करें कि भारत में उत्पादित होने वाला यह लॉ एस्क भारत भेजता है इस मैंगलोर बंदरगाह के थ्रू, कहां पर, जापान। इस मैंगलोर बंदरगाह के थ्रू ये जापान एक्सपोर्ट करता है। क्लियर? तो याद रखें इस लॉ एस्क को, अर्थात भारत का लॉ एस्क जापान में निर्यात किया जाता है, जापान में निर्यात किया जाता है, और इस निर्यात के लिए हम उपयोग करते हैं मैंगलोर बंदरगाह का, हम उपयोग करते हैं मैंगलोर बंदरगाह का। तो इसीलिए मैंने वहां पर आपको मैंगलोर बताया था। और साथ ही यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि कॉफी उत्पादन के लिए एक प्लेस है यहां पर जो फेमस है, जिसका नाम है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। और इसी चिकमंगलूर के समीप आपको इसकी, चिकमंगलूर ये बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, और इसी चिकमंगलूर के समीप आपको एक पीक भी देखने के लिए मिलेगी। और इस पीक को क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखिएगा बेसिकली इस पीक को कॉल किया जाता है, इस पीक को कॉल किया जाता है मुल्यानागिरी। यहां पर आएगी मुल्यानागिरी। अब ये उतनी हाइटेड तो नहीं है, परंतु याद रखिएगा कि ये ऊंची चोटी है बेसिकली इस बाबा बूदन पहाड़ी की। क्लियर? तो यहीं पर मैं इसको नोट डाउन भी कर देता हूं कि चिकमंगलूर जिले के समीप ही इस पूरे बाबा बूदन हिल की या फिर बाबा बूदन पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दैट इज मुल्यानागिरी भी आपको देखने के लिए मिलती है। हाईएस्ट पीक ऑफ बाबा बूदन हिल, या फिर पूरे कर्नाटक पहाड़ी की ही आप इसको हाईएस्ट पीक नाम दे सकते हैं, मुल्यानागिरी। कहां पर है, तो चिकमंगलूर के समीप ही। एटलस में आई थिंक ये नहीं देखने के लिए मिलेगी, एटलस में लोकेटेड नहीं की गई है। क्लियर है भाई? तो यहां पर अब यदि मैप में आपको शो करना हो तो आप क्या क्या शो करेंगे, तो एक है मैंगलोर बंदरगाह जो कि लोकेटेड आता है इस वाले स्थान पर, यह है हमारा मैंगलोर बंदरगाह। फिर आता है ये बेंगलोर, और इस बेंगलोर को बेसिकली क्या कहा जाता है, यह है बेंगलोर, इसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली, है ना। और इसी बेंगलोर के समीप ही, अब मैं आगे करके लिख देता हूं, इसी बेंगलोर के समीप आपको एक नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिलेगा जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, खासा इंपॉर्टेंस रखता है। ये हमारा बनेरघट्टा नेशनल पार्क, है ना। तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क को भी आप मार्क कर लीजिएगा इस वाले एरिया में, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इससे नीचे देखते हैं तो इसके सदर्न पार्ट में अब एक्चुअल में आपको नजर आएगा नीलगिरी वाला एरिया, अर्थात यहां पर, एक सेकेंड, ये हमारा नीलगिरी क्षेत्र। और अब हम जानना शुरू करते हैं इस नीलगिरी के बारे में कि इसके बारे में खासा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं नीलगिरी क्षेत्र। और बचा भी यही है बस, क्योंकि हमने अन्नामलाई, कार्डमम और साथ में पालनी पहाड़ियों को पहले ही कवर कर लिया है। तो चलिए यदि हम नीलगिरी के बारे में डिस्कस करें और उसके बाद इसका एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट भी जानेंगे। देखो आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये पूरा का पूरा लिखा हुआ समझ में आए कि एक्चुअल में किस सीक्वेंस के साथ चलना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने केवल और केवल यहां पर यह नहीं पढ़ा है कि इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ज्योग्राफिकल तो इतना है, मैं केवल और केवल इसको पहली स्लाइड में ही खत्म कर देता, पर इतना लंबा बताने का मतलब ये कि यहां पर यूपीएससी यदि अकेला इस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहा है तो उसमें कितने डायमेंशन निकल के आ सकते हैं। ज्योग्राफी तो बहुत कम है, निर्माण बता दो, दर्रे बता दो, वो ये ज्योग्राफी, परंतु यहां पर एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट, यहां पर इसका बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट, यहां पर बायोडायवर्सिटी के हिसाब से आप चलेंगे और साथ में इसका जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसका लेकर चलेंगे, तो पूरे डायमेंशन आपको यहां पर क्लियर करने होंगे। और यूपीएससी चाहता भी आपसे ऐसे ही आंसर है। तो याद रखिएगा पढ़ने का जो सही तरीका है यह आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में कितने डायमेंशन हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्लियर है भाई? तो चलो, और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो मैं अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने का प्रयास करिएगा, और यदि वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करिएगा। हो सकता है कि यहां पर मैं जल्दी जल्दी में कुछ गलत नोट कर देता हूं, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने चंबल को यमुना लिख दिया है, तो वहां पर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी मुझे मिले जिन्होंने बस कमेंट किया कि सर आपने चंबल को यमुना लिख दिया है, उन्होंने नेगेटिव कमेंट नहीं किया। तो भाई यहां पर हो जाती हैं कई बार गलतियां, मैं मुंह से सही बोलता हूं, कई बार लिखा गलत जाता है, तो उसके लिए
ये अक्षम्य अपराध नहीं है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। तो चलिए अब यदि इसी में मैं आता हूं तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और यदि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की हम बात करें तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि यहां पर एक प्रकार की ये पर्वतीय गांठ मानी जाती है। और किसकी ये पर्वतीय गांठ है? तो बेसिकली आप याद रखेंगे कि भारत का शेप वी शेप है, यानी कि यदि आप भारत को देखेंगे तो भारत कुछ इस प्रकार का है। और जब यहां पर ये वी शेप का है तो यहां पर दो वस्तुएं आपस में पैरेलल नहीं हो सकती हैं, समानांतर नहीं हो सकती हैं। दैट इज वाई कि जब आप नीलगिरी क्षेत्र को देखते हैं तो यहां पर पश्चिमी घाट और साथ में पूर्वी घाट पर्वत आकर मिल जाते हैं। यहां पर पश्चिम की ओर से आता है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व की ओर से आता हुआ नजर आएगा आपको पूर्वी घाट पर्वत। और दैट इज वाई आप पाएंगे यहां पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है ये बेसिकली इससे टकराता है, बेसिकली क्या, हमारा साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। और जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है तो ये सर्वाधिक वर्षा इसी भाग में कराता है। और ये वाला भाग वृष्टि छाया प्रदेश की कैटेगरी में लाया जाता है। और सेम होता है यहां पर अन्नामलाई, कार्डमम और साथ में इस पालनी पहाड़ी के साथ भी। इसीलिए तमिलनाडु वाला कुछ रीजन बेसिकली वृष्टि छाया प्रदेश की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो यहां पर याद रखें कि इस कंपैरेटिवली यदि हम देखें, इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत पर सदाबहार वन और पूर्वी घाट पर्वत पर अपेक्षाकृत न्यून वर्षा के कारण, न्यून तो नहीं सामान्य वर्षा के कारण वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विकास देखने के लिए मिलेगा। उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु ही उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो एक्चुअल में याद रखें कि ये जो नीलगिरी क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट पर्वत और साथ में पूर्वी घाट पर्वत का एक मिलन बिंदु है। और इसीलिए शायद इसको और साथ में नीचे वाले एरिया को आप नाम देते हैं किसका? सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स का। तो यह है हमारे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, जिनमें से पश्चिमी घाट पर्वत मैंने अभी आपको बताया जाना जाता है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए। तो ट्रॉपिकल आपको याद रखना है, मैं केवल और केवल यहां पर सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट लिख रहा हूं। और सदाबहार वन किस एरिया में पाए जाते हैं? तो ऐसे एरिया में जहां पर आर्द्रता आपको अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। और साथ में आर्द्रता क्यों ज्यादा होगी? तो यहां पर बेसिकली आपको वर्षा देखने के लिए मिलती है और इसीलिए इनको वर्षा वन भी कहा जाता है। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया है कि यहां पर 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहां के पेड़ों को कभी भी आर्द्रता की कमी नहीं होगी। और जब आर्द्रता की कमी नहीं होगी तो ये अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे। और ऐसे वन जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं बेसिकली इन्हीं को कहा जाता है क्या? एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं शरद ऋतु बसंत ऋतु में विशेषकर, तो इन्हें कहा जाता है बेसिकली पर्णपाती वन। अब इसी के एक भाग में आपको दिखाई दे रहे हैं सदाबहार वन और दूसरे भाग में आपको दिखाई दे रहे हैं ये पर्णपाती वन। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये नीलगिरी में आपको सदाबहार वन एरिया ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। दैट इज यहां पर इन सदाबहार वनों के विकास के कारण एक क्षेत्र का भी विकास केरल में किया गया है या फिर विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है। इसे कहा जाता है साइलेंट वैली क्षेत्र या फिर इसी को शुद्ध हिंदी में आप नाम देते हैं शांत घाटी क्षेत्र। और ये क्यों जाना जाता है? तो बेसिकली यही साइलेंट वैली वाला वह एरिया है, यही साइलेंट वैली वह एरिया है जो कि जाना जाता है अपने सदाबहार वनों के लिए। और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगे क्लाइंबर एनिमल्स और साथ में विशेष प्रकार के खतरनाक जीव जंतु। क्लाइंबर एनिमल्स के लिए जाना जाता है, यानी कि ज्यादा साइंटिफिक हो गई है लैंग्वेज, तो इतना याद रखो कि पेड़ों पर रहने वाले विशेष प्रकार के जीवों के लिए ये जाना जाएगा। और साथ में यह क्षेत्र जाना जाता है अपनी बायोडायवर्सिटी, अर्थात यहां पर बायो का मतलब है जीवन और डायवर्सिटी अर्थात विविधता, तो जीवन की विविधताओं के लिए जाना जाएगा। तो दैट इज वाई कि आपने इस नीलगिरी पर्वत वाले एरिया को या फिर नीलगिरी के पूरे एरिया में आपने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना भी कर रखी है। अब याद रखें कि यहीं पर कुछ नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है और यहीं पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये कौन से हैं? जरा 2 मिनट आप रुकिए और जब आप 2 मिनट रुकेंगे तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी सर्वोच्च चोटियां कौन सी हैं।
क्योंकि यहां पर हमने पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी ली है, कर्नाटका की ली है और साथ में हमने महाराष्ट्र की ली थी, अर्थात सह्याद्री के बारे में देखा था। परंतु जब आप नीलगिरी एरिया को देखते हैं तो याद रखिएगा कि अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूं कुछ इस वाले पार्ट में। कारण यह है कि यहां पर और भी कई इंपॉर्टेंट डेटा है जो मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा, तो मैं नीचे की ओर उसको करूंगा। तो जब आप इसकी हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, एचपी मतलब कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, इसका मतलब है हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो यहां पर निकल के आएगी डोडा बेटा। याद रखिएगा, एक सेकंड, याद रखिएगा कि ये पूरे ही भारत की, संपूर्ण भारत की सबसे दूसरी, संपूर्ण भारत नहीं, साउथ इंडिया की यानी कि दक्षिण भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है। साउथ इंडिया की या फिर दक्षिण भारत की ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक मानी जाती है। इज दैट क्लियर? और जब आप इसी के आगे आते हैं तो यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है ऊतक मंडल, या फिर इसी को कहा जाता है ऊटी, इसी को कहा जाता है ऊतक मंडल। और ये जो ऊतक मंडल है बेसिकली ये किस लिए जाना जाता है? तो ये एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, ये एक हिल स्टेशन है। क्लियर? एक हिल स्टेशन हमने कहां पर देखा था? महाबलेश्वर में, और एक हिल स्टेशन ये आया आपका तमिलनाडु वाले एरिया में। अब देखिएगा कि एक्चुअल में यहां पर एक प्लेस है जहां पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आकर मिलते हैं। क्लियर? नीलगिरी वाले एरिया में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक अभ्यारण्य है जहां पर ये दोनों ही वन आकर मिलते हैं, और इस वन्य जीव अभ्यारण्य को नाम दिया जाता है बिलीगिरी रंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, बिलीगिरी रंगा, इसका नाम बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बिलीगिरी रंगा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि जब आप इसके पश्चिमी भाग पर देखते हैं तो पश्चिमी भाग पर आपको सदाबहार वन और पूर्वी भाग पर आपको पर्णपाती वनों का विकास देखने के लिए मिलेगा। अर्थात बीच में खड़े हो जाओ, एक साइड ऐसा कि सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं आ पा रहा, और एक साइड ऐसा कि वन उजड़े हुए पड़े हैं पूरे के पूरे, यानी कि सूर्य का प्रकाश तो क्या, पूरी की पूरी पत्तियां झड़ गई हैं पेड़ों से। तो ऐसे वन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इस अमोघम दृश्य के लिए जाना जाता है, ये बिलीगिरी रंगा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। और जब आप इस एरिया को देखेंगे तो एक्चुअल में यहीं पर हमने बनाया है क्या, इसी एरिया में हमने स्थापित कर रखा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। हमने अर्थात भारत सरकार ने, तो यहीं पर आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, BSR, अर्थात दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। और जब आप इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं तो भारत सरकार ने इसकी स्थापना कब की थी? तो सबसे पहले 1986 में। याद रखें, भारत सरकार ने इसको बनाया था 1986 में। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं 1986 ईस्वी में? ये बात मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि वास्तविकता में यूनेस्को में भी ये शामिल है। और याद रखिएगा कि एक होता है हॉटस्पॉट, है ना, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र, यानी कि यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। और एक और होता है जिसको हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वर्ल्ड में यहां पर यह हॉटस्पॉट में टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट जहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है उस एरिया को हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बेसिकली ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, और शायद इसीलिए यूनेस्को ने इसको अपनी विश्व धरोहर सूची में भी स्थान दिया है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 2012 में उठाया और अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भाग बनाया। कब? वर्ष 2012 ईस्वी में। अब यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई कि यूनेस्को ने इसी दक्षिण भारत में दो स्थानों को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी है। एक तो हो गया ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि जाना जाता है बायोडायवर्सिटी के लिए, अपने सदाबहार वनों के लिए। और साथ में ये क्यों भाई इसी को क्यों स्थान दिया? क्योंकि ये सदाबहार वन ऐसे वैसे नहीं है, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि यहां पर यदि मैं साउथ ईस्ट एशिया को ड्रॉ करूं तो भारत का दक्षिणी भाग ये है हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन, इसी में इंडोनेशिया, मलेशिया,
कुआलालंपुर, ये सिंगापुर वगैरह आ जाएंगे, ये साउथ चाइना सी, ये है साउथ ईस्ट एशिया, है ना। और यहां पर आता है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। इस पूरे भाग में सबसे अधिक सदाबहार वन कहां पर है, तो वो सबसे अधिक सदाबहार वन आपको बेसिकली कई एरियाज में देखने के लिए मिलेंगे, परंतु उन्हीं में से एक आता है ये नीलगिरी वाला एरिया, ये नीलगिरी वाला क्षेत्र। तो दक्षिण पूर्व एशिया के यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के सबसे सघन, साउथ ईस्ट एशिया के सबसे सघन या फिर सबसे घने सदाबहार वनों में से एक माना जाता है ये नीलगिरी वाला क्षेत्र। सबसे घने वन पाए जाते हैं यहां। और हम बात कर रहे थे बेसिकली कि यहां पर यूनेस्को ने एक और साइट बनाई है, और ये एक और स्थान को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये कौन सा है, तो यहां पर दिखाई देंगी अगस्त्य के मलाया या फिर अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को भी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भाग बनाया है। और ये कब बनाया, तो इसको बनाया है वर्ष 2016 में। क्लियर है भाई। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आप इसी में आते हैं आगे की ओर, तो यहीं पर आपको एक वन दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड शोला वन। और अब ये क्या होते हैं शोला वन, तो याद रखें कि ये बेसिकली आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, पर ओवरलैपिंग वाला ये पार्ट है। तो ये बेसिकली समशीतोष्ण वन है, जो कि आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलते हैं बेसिकली इस वाले रीजन में, अर्थात नीलगिरी वाले रीजन में। क्लियर है भाई। तो यहां पर एक सेकेंड, ये हमारा समशीतोष्ण वनों वाला क्षेत्र है, और ये नीलगिरी क्षेत्र में ही आपको एक विशेष प्रकार की वनस्पति भी एक विशेष प्रकार का पुष्प भी देखने के लिए मिलेगा। और कौन सा है ये पुष्प, तो इस पुष्प को बेसिकली नाम दिया जाता है नीलकुरुंजी। यानी कि ये 12 वर्ष में 12 ईयर में ये एक बार उगता है, एक बार दिखाई देता है, और इसका नाम है नीलकुरुंजी। एक बार मेरा आपको सजेशन रहेगा कि इसको गूगल में सर्च करके जरूर देखें ना, बहुत ही मनमोहक दृश्य वाला ये सीन होता है। नीले कलर का ये आई थिंक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये नीलकुरुंजी आपको इस एरिया में देखने के लिए मिलता है। अरे एक सेकेंड, ठीक है भाई। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। अब 16 वन बेसिकली होते क्या हैं, तो ऐसे उष्णकटिबंधीय वन जो कि ऊंचाई बढ़ने के कारण तापमान जिनका भिन्न हुआ और साथ में वो परिवर्तित हो गए हैं उष्णकटिबंधीय से समशीतोष्णकटिबंधीय वनों में, तो इनको कहा जाता है 16 वन। यहां पर हमने पश्चिमी घाट पर्वत को कवर अप करने का प्रयास किया, और यहां पर हमने लगभग इसको कवर भी कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा ये रहेगा बेसिकली पूर्वी घाट पर्वत पर, और पूर्वी घाट पर्वत का जब डिस्कशन होगा तो वहां पर फिर हम सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर छोड़कर जाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इन वीडियोस पर आप एंगेजमेंट लाएंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं ऐसे ही और टॉपिक्स पर और अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।